आज हमने स्टार्ट करना है पेयर टी टेस्ट। चेक कर लेते हैं कि वो है क्या। ठीक है। A pair t-test, also known as the dependent sample t-test or matched pair t-test, is a statistical test used to compare the mean of two related groups. ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने किया था टू सैंपल्स के लिए, हमारे पास जो थे ना, उसके अंदर दो दो अलग ग्रुप्स होते थे। ठीक है। हम वो क्या होते थे, इंडिपेंडेंट होते थे। अब ये क्या है, डिपेंडेंट। मतलब एक ही सैंपल लिया जाएगा, आपने उसी के अंदर क्या करना होता है, हमने कंपेयर करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल को मैं कोई ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो मैं उसके बिफोर और आफ्टर रिजल्ट्स देखूंगी। तो वो मेरे पास क्या है, एक ही सैंपल है, वो जो क्या है ट्रीटमेंट सैंपल, जो कि मैं देना चाह रही हूँ। ठीक है। उस डिजीज के लिए, उस डिजीज के लिए मैं जो ट्रीटमेंट देना चाह रही हूँ, बेसिकली मेरा सैंपल है। ठीक है। अब उसी सैंपल मेरे पास एक ही है। ठीक है। उसको मैंने, वो क्या है, एक डिपेंडेंट सैंपल है। दो ग्रुप्स है मेरे पास, उसको मैंने कंपेयर करना है। ठीक है। अब वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट। कल जो हमने किया था ना, वो थे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मुराद ये था कि वो उनकी तमाम जो इंडिविजुअल्स थे, उनके पैरामीटर्स थे। फॉर एग्जांपल उसकी एवरेज थी, या उसके स्टैंडर्ड डेविएशन था, या उसके सैंपल साइज थे, तो वो अलग अलग थे। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि सेम होगा। ठीक है। और हमारे पास ये क्या होता है, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मैच्ड पेयर टी टेस्ट, जिसके अंदर हम पेयर्स बनाते हैं। इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू रिलेटेड ग्रुप। इसमें भी हम ग्रुप्स की बात करते हैं। ठीक है। टू रिलेट, वो क्या रिलेट कर, जैसे मैंने ट्रीटमेंट के आपको एग्जांपल दिया है, मैं उसके बिफोर और आफ्टर रिजल्ट्स को चेक करने के लिए, तो मैं उसको क्या लूंगी, पेयर टी टेस्ट में यूज करूंगी। ठीक है। अब इसके पर्पसेस को देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ अ पेयर टी टेस्ट इज टू, फर्स्ट वन इज कंपेयर टू रिलेटेड ग्रुप्स। ठीक है। कोई से भी हमारे पास ग्रुप्स हैं, ठीक है, दो ग्रुप्स हैं, उसको हमने आपस में कंपेयर करना है। जैसे मैं ट्रीटमेंट के बिफोर और आफ्टर रिजल्ट्स की मैंने भी एग्जांपल दिए, तो मैं उसी को ही रिलेट कर लूंगी कि कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इस रिजल्ट से बिफोर, उस ट्रीटमेंट के बिफोर कैसे थे, और उसके जो आफ्टर रिजल्ट्स हैं वो क्या आ रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। तो वही बात आ गई, कंपेयर टू रिलेटेड ग्रुप्स, डिटरमाइन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू रिलेटेड ग्रुप्स। इसके अंदर क्या चेक कर रहे होते हैं कि क्या सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहे हैं बिटवीन द मीन्स ऑफ टू रिलेटेड ग्रुप। जो हम ग्रुप्स ले रहे हैं, जिनको हम रिलेट कर रहे हैं आप इसमें, जो हमारे पास दो रिलेटेड ग्रुप्स हैं, उसको हमने चेक करना है कि क्या उनका सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है उन दोनों के दरमियान या नहीं आ रहा। ठीक है। फर्स्ट पर्पज तो इसका ये है। सेकंड हमारे पास है टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है। हाइपोथेसिस के अंदर हम इसको यूज करते हैं, इसका सेकंड पर्पस ये है, टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है। जिसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन बेस्ड ऑन अ पेयर डाटा। पेयर डाटा को लेकर हम क्या, उसके पॉपुलेशन मीन्स को लेकर हम उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है। ये थे इसकी डिफाइंड पेयर टी टेस्ट की, ये है उसके पर्पसेस आ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी अजम्पशंस। इसकी अजम्पशंस क्या है, सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मेलिटी। द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, पेयर टी टेस्ट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो सब में सेम थी कि हमारे पास टी टेस्ट के अंदर जो हमारा डाटा है, चाहे टी टेस्ट हम फॉर वन सैंपल कर रहे हैं, टू सैंपल कर रहे हैं, या पेयर टी टेस्ट कर रहे हैं, तो उस सब के अंदर जो हमारा डाटा है वो हमारा शुड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है। जो हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, बेसिकली जब पेयर्ड की बात की जाएगी ना, तो उसके अंदर आपने ये बात माइंड में रखनी है कि यहाँ पर डिफरेंस की बात की जा रही है। जाहिर बात है, क्योंकि हम इसके अंदर कंपेयर जब भी हम करते हैं, तो उसका हम डिफरेंस फाइंड करके करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी ट्रीटमेंट के बिफोर और आफ्टर रिजल्ट्स की। ठीक है। तो मैं उसका डिफरेंस फाइंड करूंगी कि टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है। तो उसको चेक करने के लिए तो बेसिकली यहाँ बात की जाएगी डिफरेंस की ज्यादातर। तो आप इसको जरा माइंड में रखिएगा कि इसके अंदर जो भी डिफरेंस लिया जाता है, द डिफरेंस बिटवीन पेयर टी टेस्ट शुड बी, मतलब हम जो भी डिफरेंस ले रहे हैं पेयर टी टेस्ट के अंदर, वो हमारे पास शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सेकंड जो हमारे पास है वो है डिपेंडेंस। ठीक है। अब हमने टू सैंपल के अंदर किया था कि उसकी एजम्पशन में ये चीज आई थी, वो इंडिपेंडेंट होते थे। अब पेयर टी टेस्ट हमारे पास क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। द ऑब्जर्वेशन इन ईच पेयर शुड बी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट सॉरी, मतलब उसकी डाटा की जितनी भी ऑब्जर्वेशन है पेयर के अंदर, वो हमेशा फुली रिलेट करी होती है एक दूसरे के साथ, मतलब डिपेंडेंट होती हैं। अब इसके एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, बिफोर एंड आफ्टर स्टडी, ठीक है, ऐसे ही है ना, कंपेयर हम किस तरह मेजरमेंट्स कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर अ ट्रीटमेंट इन द सेम सब्जेक्ट्स। ठीक है। हम उसके सेम सब्जेक्ट्स की या ट्रीटमेंट की, हम कोई भी ले सकते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मतलब बिफोर रिजल्ट्स क्या थे, तो जाहिर बात है हम ब्लैंक थे बिल्कुल। और सब्जेक्ट पढ़ने के आफ्टर, मतलब उसके बाद क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसको कंपेयर करना। या ट्रीटमेंट की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई ट्रीटमेंट हमने किसी डिजीज का किया है, तो उसके बिफोर और आफ्टर रिजल्ट्स क्या
क्या आ रहे हैं, तो ये आपस में क्या कर रहे होते हैं, आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, हम कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। सेकंड क्या होता है, मैच्ड पेयर्स, हम पेयर्स को मैच्ड कर रहे होते हैं, जितने भी हम पेयर्स बनाते हैं। कंपेयर मेजरमेंट्स इन शेड मैच्ड पेयर्स सच एज ट्विन्स और पेयर्स और सब्जेक्ट विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि कोई कोई भी हम दो सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हम मैथ और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, कि हम उसको फिर कंपेयर कर रहे होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है जो लेस इंपॉर्टेंट है, और कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने पढ़े थे तो वो रिजल्ट्स एग्जाम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो ये भी चेक करने के लिए हम करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली मैच्ड पेयर्स। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल्स थी। नेक्स्ट हम करेंगे इसका फार्मूला। द फार्मूला फॉर द पेयर टी टेस्ट स्टैटिस्टिक इज, फार्मूला इसका हमारे पास कुछ यूं होता है, टी इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर देख लें, डी बार इज डिवाइडेड, कम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अगर इसका सही समझ नहीं आया तो मैंने यहाँ पे पिक्चर पे अटैच किया है, ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है फॉर पेयर टी टेस्ट। अब हमने वन सैंपल के लिए किया था, उसका भी फार्मूला चेंज था। ठीक है, फिर हमने कल टू सैंपल के लिए किया था, उसका भी फार्मूला चेंज था, और मैं आप वो दोनों फार्मूला जो थे ना, वो आपस में कहीं ना कहीं मिलते जुलते थे, इसलिए कल मैंने आपको वो आमने सामने रख के भी सिखा दिया था। लेकिन पेयर टी टेस्ट की जब हम बात करेंगे, हम डिफरेंस की बात करेंगे, तो जो डी से मुराद डिफरेंस ही है। ठीक है, जो फार्मूला में यहाँ डी आता जा रहा है ना, यहाँ आ रहा है डी, इधर आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस का है। ठीक है। डी बार हमारे पास क्या होता है, मीन डिफरेंस बिटवीन पेयर्स, जो भी पेयर्स हमें दिए गए थे उसका हमने मीन डिफरेंस फाइंड किया, मतलब उसका डी फाइंड किया है। डी फाइंड करने के बाद उसका हमने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया है। तो एवरेज लेने के बाद हमारे पास क्या आता है, डी बार। ठीक है, जैसे हम एक्स बार फाइंड करते हैं, सेम वैसे ही प्रोसीजर है, लेकिन हम हमें इंडिविजुअल्स दो जो भी दिए जाएंगे, हम उसका समीशन ले लेंगे। ठीक है, उसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, डिफरेंस फाइंड करने के बाद हमारे पास डी आ जाएगा, डी का एक कॉलम बना लेते हैं ना हम। ठीक है। सेकंड हमारे पास है एस डी मीन स्टैंड डेविएशन ऑफ द डिफरेंस। ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन किसका लेंगे, डिफरेंस का लेंगे, जो हमने डी का कॉलम बनाएंगे ना अपना डिफरेंस का, उसी का ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे। एन का आपको पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल साइज होता है, अब यहाँ पर हम पेयर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट इसकी हम बात करेंगे स्टेप्स की। स्टेप्स सेम है, जैसे हमने वन सैंपल के लिए किए थे, टू सैंपल के लिए किए थे, वैसे ही हमारे पास पेयर टी टेस्ट के भी स्टेप्स क्या है, सेम है। फर्स्ट हमारे पास है स्टेट द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमने फॉर्मुलेट करना होता है अपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अब जब हम वन सैंपल के लिए कर रहे थे, उसके अंदर हमें पॉपुलेशन पैरा मीन दिया जाता था, मीन, ठीक है, पॉपुलेशन मीन म्यू दिया जाता था, उसके साथ हमें कोई ना कोई वैल्यू दी जाती थी। ठीक है, या हमें सैंपल साइज दिया जाता था, तो हम उसको अटैच करते थे कि म्यू इज इक्वल्स टू 50 आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको हम चेक करते थे। अब हमने कल टू सैंपल की बात की थी, उसके अंदर हमें दो पैरामीटर दिए जाते हैं, दो पॉपुलेशन मीन दिए जाते हैं, म्यू वन और म्यू टू। तो उसको हम आपस में क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। जो अब हम बात कर रहे हैं पेयर टी टेस्ट की, तो इसमें हम क्या करते हैं कि म्यू डी, मतलब डिफरेंस जो है वो हमारा जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने बेसिकली पेयर टी टेस्ट के अंदर हमने ये चेक करना होता है। तो इसकी हम नल इस तरह बनाते हैं और ऑल्टरनेटिव इस तरह H1 इस तरह बनाते हैं कि म्यू डी इज इक्वल्स टू जीरो, या H1 हम किस तरह बनाते हैं, म्यू डी, मतलब मीन हम किसका ले रहे हैं, डिफरेंस का ले रहे हैं। म्यू डी से मुराद यही है कि जो हम मीन का डिफरेंस ले रहे हैं वो हमारा जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। सेकंड हमारे पास है चूज अ सिग्निफिकेंस लेवल, हमने अपना अल्फा चूज करना होता है। ठीक है, वो आपको पता अच्छे से कि हम उसके लिए, अगर क्वेश्चन में दिया जाता तो हम उसको ही एस्टिमेट करते हैं, अगर नहीं दिया जाता तो हम खुद से उसका ज्यूम करते हैं, जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं 5%। थर्ड हमारे पास है कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। थर्ड हम फाइंड करते हैं टी टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, फार्मूला हम सेम यही लगाएंगे, क्योंकि हम पेयर टी टेस्ट करें तो पेयर टी टेस्ट का लगाएंगे, अगर हम वन सैंपल के लिए करें तो उसका फार्मूला लगाएंगे, जो भी हमने फाइंड करना है हम उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक लगा देंगे, उसके बाद वो कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्थ वन इज डिटरमाइन द क्रिटिकल वैल्यू। फिर हम क्या देखते हैं, क्रिटिकल वैल्यू, फोर्थ स्टेप हमारा होता है टेबुलेटेड वैल्यू, जो कि टेबल से हम वैल्यू चेक करते हैं, तो वो फाइंड कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। लास्ट स्टेप जो हमारा होता है मेक अ डिसीजन, हमने डिसीजन बनाना होता है अपना। ठीक है, कि हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड की है और क्रिटिकल वैल्यू हमारी आई है, उसको आपस में हम चेक करते हैं, रिलेट करते हैं, उसके बाद हम अपना फाइनल डिसीजन देते हैं कि हम अपना H0 रिजेक्ट कर रहे हैं या H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हमें सारा कुछ इस डिसीजन के अंदर मेंशन करना होता है।
ठीक है, तो ये इसके स्टेप्स हैं। हम मजीद एग्जाम्पल करेंगे तो आपको फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा, और जितना भी हम अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं स्टेप्स वगैरह, ये भी आपको मजीद आसानी हो जाएगी, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल ली गई है। A researcher wants to test the effectiveness of a new diet on weight loss। ठीक है, वेट लॉस की एक न्यू डाइट थी, एक रिसर्चर ने की है। ठीक है, उसके इफेक्ट चेक करने हैं उसने, कि जो उसने वेट लॉस की डाइट ली है उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब वेट लॉस से पहले की और बाद की अब वो रिजल्ट चेक करेगा आपने। ठीक है, इंडिविजुअल सिलेक्टेड, अब उसने कोई से भी हम उसने 10 सैंपल जो है इंडिविजुअली सिलेक्ट कर लिए हैं, एंड देयर वेट्स आर मेजर्ड, उसके जो है वेट्स भी हैं वो भी मेजर कर लिए हैं, बिफोर भी और उसके अब आफ्टर द डाइट जो है वो भी मेजर कर लेगा। द डाटा इज एज फॉलोज। अब डाटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर एंड आफ्टर का। ठीक है, यहाँ को यहाँ नजर आ रहा होगा, ये बिफोर रिजल्ट्स हैं और ये हमारे पास उसके आफ्टर रिजल्ट्स हैं। डाइट के बाद के रिजल्ट, ये डाइट से पहले के रिजल्ट्स हैं। अब हम इसको चेक करेंगे हाइपोथेसिस के जरिए, यूजिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05। यहाँ पे अल्फा आपको ऑलरेडी दिया गया है, जो कि हमारे पास क्या है, 0.05। अब हमने क्या करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डाइट। अब अपना एच नोट हम यहाँ से देखेंगे कि दैट द डाइट इज इफेक्टिव इज रिड्यूसिंग वेट। ठीक है, कि क्या वो डाइट अफेक्ट कर रही है हमारे वेट को कम करने में या नहीं कर रही है, तो ये हमने एस्टिमेट करना है और उसको चेक करना है। अब हम सब अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमने फॉर्मुलेट करना था अपना नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, तो वो हम कर लेते हैं। कि नल हाइपोथेसिस हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, कि हमारा जो मीन डिफरेंस है वो इक्वल टू 0 आएगा, या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा क्या है, नहीं आएगा। तो उससे मुराद ये कंडीशन हम यही लेंगे कि हमारा जो वेट लॉस है, हम जो ले रहे हैं डाइट ले रहे हैं उसकी, तो क्या वो उससे रिजल्ट से हमारा जो वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसको हम चेक करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि नल हाइपोथेसिस में कि वेट लॉस हो रहा है, और दूसरा हमारे पास ये होगी वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास है चूज अ सिग्निफिकेंस लेवल। हमने अपना लेवल वाले सिग्निफिकेंस को चूज करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ था, 5%, 0.05। स्टेप 3 हमारे पास है कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, टी टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना है, जो कि हमें फार्मूला पता है। ठीक है, डी टी इज इक्वल्स टू डी बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, अब इसके अंदर हमें सबसे पहले जो चाहिए वो हमें चाहिए डी बार। ठीक है, तो हमारे पास दो ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स दे दिए गए हैं, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो हमें डी बार फाइंड करना है। डी बार किस तरह फाइंड करेंगे, हमने पहले डी का एक कॉलम बना लेना है इस तरह से। ठीक है, डिफरेंस फाइंड कर लेना है। किस तरह फाइंड करेंगे, बिफोर और आफ्टर के रिजल्ट्स को माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। विच मीन्स हमारे पास यहाँ पर डी का एक क्या बन जाएगा, कॉलम। हमें दो कॉलम दिए गए थे ना, बिफोर और आफ्टर के। ठीक है, हम क्या करेंगे, बिफोर रिजल्ट भी दिए गए थे, आफ्टर भी दिए गए थे। अब इसके दरमियान हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। वो किस तरह करेंगे, 75 माइनस 65 इजिकल्स टू 5 आ जाएगा। 75 को माइनस करेंगे 72 के साथ, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, 3। इसी तरह हमने सबको माइनस कर लेना आपस में, तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा जिसका नाम होगा डिफरेंस, या इसको हम डी भी लिख सकते हैं। अब डी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमें डी नहीं चाहिए, हमें डी बार चाहिए। मतलब जैसे हम एक्स बार फाइंड करते हैं, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सारे जब आ चुके हैं ना अपने डिफरेंस, डी का कॉलम आ चुका है, इस सब को हम ऐड करेंगे तमाम वैल्यूज को, विच मीन्स 5 + 3 + 2 + 3, इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आया था 28। 28 उसको डिवाइड करना होता है हमने टोटल नंबर ऑफ पेयर्स पे। टोटल नंबर ऑफ पेयर यहाँ पर हमें दिए गए हैं 10, विच मीन यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास इसको ऐड करने के बाद हमारा कुछ रिजल्ट आएगा 28, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास डी जो हमारा डी बार है वो हमारे पास आ जाएगा 2.8। विच मीन्स हमें एवरेज ऑफ डिफरेंस पता लग गई है, वो हमारे पास होता है डी बार, जिसकी वैल्यू क्या आ गई है, 2.8। ठीक है, तो फर्स्ट हमें फार्मूला में ये चाहिए था, डी बार, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह फाइंड करते हैं वो भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कर रहे थे, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस हम फाइंड करते हैं, तो वो आपको अच्छे से आता भी होगा, लेकिन उसको हम फिर भी एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। ये देखें, फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह होता था, समीशन
एक्स माइनस एक्स बार करते थे। अब यहाँ पर डिफरेंस की बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे, डी माइनस डी बार। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसका स्केयर लेते थे, ऐसे ही है। उसके बाद डिवाइड कर देते उसको n-1 को, जब सारी कैलकुलेशन कर लेते थे लास्ट में उसका क्या ले लेते थे, स्केयर रूट ले लेते थे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डी माइनस डी बार। डी बार की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2.8। मैंने अभी आपको बताया था ना सारा कैलकुलेट करके कि हमारे पास जो डी बार है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2.8। अब हमने क्या करना है, डी की वैल्यूज हमारे पास सारी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर 5 माइनस करते जाएंगे। ठीक है, 2.8 के साथ 3 माइनस 2.8, 2 माइनस 2.8, मतलब डिफरेंस को हमने क्या करना है, डी को माइनस करते जाना है। डी बार जो हमारा कैलकुलेट करके आया है वो हमारा आया था 2.8, तो हम उससे माइनस करते हुए जाएंगे। 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 आ रहा है। ठीक है, फिर 0.2 माइनस 0.8, 0.2। फिर हमारे पास क्या होता है, फार्मूले में जब मैं कहा गया था डी माइनस डी बार का स्केयर। ठीक है। अब आप ये परेशानी हो ना कि ये फार्मूला एक और आ चुका है, नहीं, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। जो हम करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ये वही वाला फार्मूला है। बस इसमें क्या था, वहां पर हम ले रहे होते थे मीन के लिए, तो वो हमारे पास होता था एक्स बार। अब यहाँ हम पेयर टी टेस्ट की बात करें, मतलब डिफरेंस की बात करें, तो सिर्फ यहाँ पर लव चेंज है। हमारे पास यहाँ पर आ रहा है डी। ठीक है, हमारे सिंबल चेंज है लेकिन काम क्या है, सेम है। वहां पर हम कहते थे एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ हम बात करें डी माइनस डी बार की। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास डी माइनस डी बार का कॉलम आ जाएगा। उसके बाद हम इसका क्या ले लेंगे, स्केयर। जो हमारे पास यहाँ रिजल्ट्स आ रहे हैं, 2.2 आ रहा है, तो उसका मैंने स्केयर ले लिया, तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, 4.84। ठीक है, तो मैं इस तरह अपना पूरा कॉलम बना लूंगी, माइनस कर लूंगी पहले सबको। ठीक है, अपने डी बार के साथ, 2.8 के साथ। तो इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद मैं इन्हीं का क्या ले लूंगी, स्केयर ले लूंगी, तो मेरे पास यहाँ पर डी माइनस डी बार स्केयर का एक कॉलम बन जाएगा सारा। ठीक है, उसके बाद मैं इन तमाम वैल्यूज का क्या कर लूंगी, ऐड कर लूंगी, कि मुझे यहाँ क्या चाहिए, फार्मूला में क्या हुआ है ना, समीशन, मतलब डी माइनस डी बार करें। उसके बाद उसका स्केयर लें। स्केयर लेने के बाद उन तमाम वैल्यूज का हमने क्या कर लेना है, सम कर लेना है, विच मीन समीशन का साइन यहाँ पर नजर आ रहा है। हमने क्या कर लेना है, सम कर लेना है। यहाँ बस स्केयर कर लिया, सम आ गया मेरे पास कुछ इस तरह आ रहा है 9.6। ठीक है, ये मेरे पास इसका सम आ रहा है डी माइनस डी बार होल का स्केयर। इसका सम मेरे पास क्या आ गया, 9.6। अब मैं जस्ट क्या करूंगी, फॉर्मूला के अंदर पुट कर दूंगी कि मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या आएगा, 9.6। उसके बाद डिवाइड करते हैं हम इसको n-1 के साथ। n हमारा सैंपल पेयर कितना था, 10। उसको हम किससे माइनस कर देंगे, 1 के साथ कर देंगे। 10-1 इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9.6 सेम रहेगा। अब आपने फर्स्ट पहले क्या करना है कि आपने इसका डिवाइड कर लेना है इसको। 9.6 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.0667। ठीक है, अगर किसी को कैलकुलेटर किसी के पास है तो वो उसी टाइम करके देख भी सकता है, अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये खुद से किए हैं, मैंने इसको क्या नाम है अच्छी तरीके से ना कैलकुलेशन बार बार चेक करके, ये आपको नजर आ रहे होंगे पेजेस मेरी ही राइटिंग मैंने की हैं। तो इस तरह मैंने कहा आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप किया है इसको। ठीक है, तो 9.6 मैंने इसको डिवाइड किया 9 के साथ, तो इस तरह के मेरे पास रिजल्ट्स आ गया। लास्ट में हमारा क्या होता है कि हमने स्क्वायर रूट लेना होता है। स्क्वायर रूट लेना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, कैलकुलेटर पर किस तरह लेते हैं या मोबाइल पे किस तरह लेते हैं, बताया था मैंने आपको। लास्ट स्टेप हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1.03। इसको स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्मॉल डी का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंस का फाइंड कर रहे हैं ना, बेसिकली डी है हमारे पास, डिफरेंस का हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस क्या आ रहा है, 1.03। अब फार्मूला की तरफ हम जाएं, अगर गौर करें, जो हमारे पास टी टेस्ट पेयर टेस्ट के लिए हमारा फार्मूला था, डी बार भी हमारे पास आ चुका है, स्टैंड डेविएशन ऑफ डिफरेंस भी आ चुका है, अंडर रूट एन के बारे में भी हमें पता है कि एन जो है हमारे पास सैंपल साइज ऑफ पेयर है वो आ रहा है 10। यहाँ भी मैंने लिख दिया था कि मीन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2.8। स्टैंड डेविएशन हमारे पास क्या आ रहा है, 1.03। और लास्ट हमारे पास जो सैंपल साइज है वो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब हम जस्ट इसको क्या करेंगे, फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। ये देखें, टी टेस्ट का हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से है, ये डी बार का लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एन हमें दिया हुआ है। उसके बाद फार्मूला हमारे पास कुछ यूं होता है, डी बार की जगह हमने डी बार की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन की, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन की जगह 10 पुट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमने अंडर रूट 10, सबसे पहले स्टेप हमने क्या करना है कि आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है 10 का। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आता है 13.1622। सॉरी, स्टेप गलत हो गया था इसलिए मैंने इसको दोबारा कर दिया था।
मैंने स्क्वायर रूट लेने के बाद भी यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दिया था, तो इसको आपने स्टेप को मिस कर देना है। इसको आप देखें कि 2.8 एज इट इज आ जाएगा, 1.03 डिवाइड भी एज इट इज आ जाएगा। इसका सिर्फ हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिए, तो हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, 3.1622। ठीक है। अब स्क्वायर रूट ले चुके हैं, तो सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमने इसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। 1.03 को हम डिवाइड कर देंगे 3.1622 से, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.3256। जो हमारे पास हमारा नोमिनेटर है वो सेम आएगा 2.8, डिनोमिनेटर हमारे में फर्क आएगा क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहे हैं। अब लास्ट स्टेप क्या होता है कि आपने अपना इसको डिवाइड कर देना, 2.8 को डिवाइड करना 0.3256 के साथ। जब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं 8.59। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, पेयर 40 टेस्ट हमारे क्या आ गया है 8.59। हमने उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू उसके फार्मूला के मुताबिक हमने फाइंड की है, तो इस हमारे पास रिजल्ट आ गया 8.59। कैलकुलेटेड वैल्यू आ चुकी है। स्टेप 3 बार हैज बीन सोल्व्ड। जो हमने अपना टी टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करना था, उसको कैलकुलेट करना था, वो हम कर चुके हैं। यहाँ तक वो हो गया फाइनलाइज। ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चन कभी जो हमने 1 सैंपल के लिए किया, चाहे हमने किया चाहे 2 सैंपल के लिए किया है, उसके अंदर मैं आपको इस तरह का कॉलम दे सकती थी कि आप इसमें से खुद x बार 1 x बार 2 फाइंड करें, लेकिन वो भी ज्यादा लंबा होता है, इस तरह पेपर में वो आते भी नहीं है। इसके अंदर समझाने का मकसद ये था कि डिफरेंस की बात आपको समझाने वाली थी कि डिफरेंस किस तरह फाइंड करना है, फिर डिफरेंस का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह लेना है, डिफरेंस का मीन हमने किस तरह फाइंड करना है। इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल इस तरह से करवाई है ताकि चीजें सारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अगर इस तरह क्वेश्चन में आपको दे सकती थी, एग्जाम्पल समझा सकती थी कि आपको डी वहाँ वैल्यूज ऐसे ही दे देती, मैं क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही दे देती और आपको कहती कि आपने सॉल्व करना है। इसलिए मैंने जरा इसको क्लियर किया है, हमने खुद फाइंड की है डी बार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस। तो हमें अब चीजें समझ में आ गई हैं कि किस तरह फाइंड करना है। जो बाकी क्वेश्चन थे ना 1 सैंपल 2 सैंपल, उसमें मैं भी करवा सकती थी, लेकिन वो चीजें बार बार आपने की हुई थी। आपको एक्स बार फाइंड करना आता है, आपको सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना आता है, तो आपको वो चीजें आती थी, इसलिए उसकी तरफ मैं ज्यादा डिटेल से नहीं गई थी। ठीक है। वैसे भी पेपर में मुझे नहीं लगता इस तरह का आता है। आपको हर चीज दी जाती है टेस्टिंग के अंदर कि आप इसको सोल्व करें। ठीक है। स्टेप 4 की तरफ मूव मैम कर। ये 2 डिवाइड किए तो मैम ये तो 7.941 आ रहा है, 8.59 तो नहीं आता। किससे डिवाइड किया आपने? 2.8 को मैम 0.3256 के साथ। आप कैलकुलेटर पे करिए, मोबाइल पे करिए? मोबाइल कैलकुलेटर से किया मैम। मैंने भी तभी चेक की है, बल्कि मैंने तो खुद कैलकुलेशन की है, मेरा तो यही आ रहा था 8.59। मैम मेरा 7.94 आया है। एक मिनट, मैं अगेन चेक करती हूँ, रुको। 2.8 डिवाइडेड बाय 0.3256, अभी मेरे पास 8.59 आ रहा है। मैम मेरा पता नहीं क्यों मेरा ऐसे आ रहा है। मैं एसेस बना लेती हूँ, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है ना, फिर देख लेना आप। ठीक है मैम। ओके। स्टेप 4 की तरफ मूव करते हैं, वो हमारा है डिटरमाइन द क्रिटिकल वैल्यू। अब हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है, वो हम किस तरह करते हैं, टेबल के थ्रू। ठीक है। टेबल के लिए हमें चाहिए अल्फा और हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कौन सा लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला हमारे पास होता है n-1। जो हमने 1 सैंपल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया था, हम वही यूज करेंगे। जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला चेंज होता है 2 सैंपल के लिए, क्योंकि हम वो 2 सैंपल ले रहे होते थे, इसलिए हम n1 + n2 - 2 कर रहे होते थे। लेकिन 1 सैंपल के लिए और पेयर टी टेस्ट के लिए सेम रहेगा n-1। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n हमें दिया हुआ था 10, उसको हम -1 करेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहाँ क्या आ चुका है, 9 आ चुका है। उसका हम अलावा हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए, वो हमारे पास 0.05 है। उसको देखते हुए हम अपनी जो है ना टी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास आ गई है 2.262। ठीक है। तो हमारे पास ये टेबुलेटेड वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू भी आ चुकी है और क्रिटिकल वैल्यू भी आ चुकी है जो हमने खुद कैलकुलेट की है, वो भी आ चुकी है। अब उसको देखते हैं, हम अपना डिसीजन बनाएंगे। डिसीजन किस तरह बनाते हैं कि सिंस द टेस्ट स्टैटिस्टिक 8.59 आई है मेरे पास, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन है मेरी क्रिटिकल वैल्यू से। मेरी क्रिटिकल वैल्यू जो मैंने टेबुलेटेड वैल्यू देखी है वो आ रही 2.262। ठीक है। अब वो क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है। ठीक है। 8.5 एंड ग्रेटर हो गया ना 2.262 से। तो जब हमारा ग्रेटर हो जाता है, हम क्या करते हैं, अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और उसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं।
ठीक है। लास्ट में हम कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। देयर इज सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है, ये हमारे पास एक सबूत है, एविडेंस है टू सजेस्ट कि हम कह सकते हैं दैट द डाइट इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग वेट, कि डाइट जो है वो वाकई ही अफेक्ट कर रही है हमारे वेट को रिड्यूस करने में। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल आ गई है, हम उसका कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन भी उसको हम कह सकते हैं। कोई भी नाम दे सकते हैं, लास्ट स्टेप आपकी मर्जी होती है, आप बेशक इसको नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है कंक्लूजन का या इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, और ये यहाँ तक समझ आ गई एग्जाम्पल पूरी जो मैंने अभी करवाई है। किसी को इशू है पेयर टी टेस्ट के लिए जो मैंने एग्जाम्पल करवाई है, या पेयर टी टेस्ट के हवाले से उसके फार्मूला में या assumption या पर्पज इसके अंदर कोई भी किसी का इशू है तो मुझसे पूछ ले। है किसी का कोई इशू? कोई इशू नहीं है, चलिए मजीद देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने एक और दी थी, प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसको आप खुद कर लीजिएगा। इसके अंदर मैंने वो पूरा डाटा वगैरह नहीं दिया है, ठीक है, वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि डी किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, और उसका एस्टिमेट स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह फाइंड करते हैं, या उसका मीन एवरेज किस तरह फाइंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये काम नहीं किया था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया डिफरेंस का भी। ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आपने खुद से करने की कोशिश करनी है। इसके अंदर तमाम चीजें आपको ऑलरेडी दी गई हैं, इसको मैं जरा पढ़ के समझा देती हूँ। A study is conduct to test the effectiveness of a new exercise program of blood pressure। ब्लड प्रेशर के लिए एक न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है वो बनाया गया, उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है कि उसके इफेक्ट क्या आ रहे हैं। ठीक है, सैंपल ऑफ 15 इंडिविजुअल्स का सैंपल ले लिया गया है, इस सिलेक्टेड, विच मीन्स आपका जो एन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 15, मतलब हमारा सैंपल ऑफ पेयर कितना आ रहा है 15। एंड देयर ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, अब हमने उसके बाद जो है ना उस एक्सरसाइज के बाद हम क्या कर रहे हैं, एंड देयर ब्लड प्रेशर क्या मेजर किया जा रहा है कि उसके बिफोर और आफ्टर द एक्सरसाइज प्रोग्राम के बाद रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, द डेटा शो अ मीन डिफरेंस, अब उसका जो मीन दिया गया वो क्या दिया गया है 5, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दिया गया डिफरेंस का, वो क्या दे दिया गया है 2। अब आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल भी दिया गया है, यूजिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.01, आपको हर चीज यहाँ पे दी गई है, स्टैंड डेविएशन, एवरेज, सॉरी एवरेज, वो आपको डिफरेंस के लिए ही दी गई है, मतलब आपको डी दिया गया है, डी बार दिया गया है, स्टैंड डेविएशन ऑफ डी दिया गया है डिफरेंस के लिए। आपने क्या करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एक्सरसाइज प्रोग्राम इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। आपने ये चेक करना है कि आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई करनी है, उसके बाद ये चेक करना है कि एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है वो क्या इफेक्ट कर रहा है, कि आपका ब्लड प्रेशर उससे रिड्यूस हो रहा है या नहीं आ रहा, हो रहा। ठीक है, तो आपको बिफोर और आफ्टर रिजल्ट्स के बारे में पता लग जाएगा कि क्या वो रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल आपने खुद से करनी है, ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है, 1 सैंपल 2 सैंपल या पेयर टी टेस्ट आज हमने किया है, तो आज जो हमारा टी टेस्ट का टॉपिक था वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे पास है रिग्रेशन के हवाले से। तो अब हम रिग्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आपने टेस्टिंग के अंदर आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पेयर टी टेस्ट या टी टेस्ट के हमने जितने भी टाइप्स किए हैं, उसके अंदर कोई भी इशू है तो आप उससे पूछ सकते हैं। और मैंने हर टी टेस्ट करवाया है, 1 सैंपल के लिए, 2 सैंपल के लिए पेयर टी टेस्ट। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी लास्ट में देती थी, ताकि आप प्रैक्टिस कर लेंगी तो आपको ये डिफरेंस पता लग जाएगा कि 1 सैंपल के लिए, 2 सैंपल के लिए और पेयर टी टेस्ट के लिए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो फिर आपको ऐसा होगा कि 1 सैंपल, 2 सैंपल, पेयर टी टेस्ट, ये सारा कुछ आपसे मिक्सअप हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा। इवन के इनकी तमाम चीजें जो है वो अलग अलग है, और क्वेश्चन पढ़ने से हमें बहुत आसानी होती है, हर चीज हमें पता लग जाती है कि हमने क्या फाइंड करना है या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसका इंशाल्लाह मैंने एक क्विज रखना है, कल तो नहीं रखूंगी, इस वीकेंड के बाद, मतलब नेक्स्ट मंडे मैं इसका एक क्विज रखूंगी। टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल, टी टेस्ट फॉर 2 सैंपल और टी टेस्ट फॉर 3 सैंपल। इसके अंदर कोई भी थ्योरी इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इस तरह होगा कि मैं आपको 1 सैंपल के लिए, 2 सैंपल के लिए और इसके अलावा पेयर टी टेस्ट के एक 3 क्वेश्चन दूंगी।
ठीक है। वो हम लेक्चर टाइम में हमारा क्विज होगा, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वहाँ जाहिर बात है मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। तो लेक्चर के अंदर क्विज लेने का मकसद ये होगा कि आपको टी टेस्ट फॉर, जब तीनों क्वेश्चन इकट्ठे दिए जाएंगे जाहिर बात है वो तरतीब से तो मैं नहीं दूंगी, आपने खुद उसको एज्यूम करेंगे कि हमने कहाँ वन टेस्ट के लिए यूज करना है, कहाँ टू सैंपल हमें दिया हुआ है, कि कहाँ हमने पेयर टी टेस्ट लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और ये क्विज का पहले बताने का मकसद ये है कि आपका मैंने मंडे को लेना है, उसको बताने का मकसद ये है कि आपके पास अभी ये हमारे पास 3 to 4 डेज हैं हमारे लेक्चर के। तो इसके अंदर आप पूछ सकते हैं, आप इसको पढ़ें, इसको समझें, जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है फिर वो मेरे से आप लेक्चर टाइम में पूछ सकते हैं। ठीक है। आप मुझे कोई रिस्पॉन्स करें कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है जो मैंने आज का लेक्चर समझाया है। जी मैम आ गई, फिर ये क्वेश्चन भी हम खुद करेंगे तो फिर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी। मजीद कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कहीं भी। ठीक है। जी मैम ठीक है। हाँ जी। मेरी तरफ से ये टी टेस्ट के जो है ना हमारे यूनिट नंबर 11 कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मजीद हमारे सिर्फ 3 चैप्टर्स रह गए हैं, जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह हम क्विज बेस की तरफ आ जाएंगे, या उसको हम आपस में डिस्कस किया करेंगे, जितने भी हमने आज पढ़ लिया है ना ये सारा, उसको हम डिस्कस किया करेंगे, पहले की तरह तैयारी अच्छी हो जाएगी। जी मैम इंशाल्लाह। आई थिंक रिग्रेशन का भी इतना मैं कोई डीप नहीं जाऊंगी उसके अंदर भी, तो वो भी इंशाल्लाह इसी वीक में खत्म हो जाएगा, फिर बाकी हमारे 2 चैप्टर रह जाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीक में क्या कवर करवा दूंगी। फिर इंशाल्लाह हम क्विज़ वगैरह की तरफ ही आ जाएंगे, डिस्कशन की तरफ, एमसीक्यूज वगैरह को स्टडी कर लिया करेंगे, जो तो फिर पेपर नहीं होते। ठीक है। अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हमारा, पता नहीं क्या बनेगा। इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। टाइम आपको समझ आ गई है, शीबा भी यहाँ मौजूद है आई थिंक, और एक और भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी मुझे बताएं कि आपको क्लियर हो गया टॉपिक।